अब हम आते हैं कि हमारे को क्या करना है। जितने भी हमारे इकोसिस्टम खराब हुए हैं, जो कि डैमेज हो गए हैं, उनको हमारे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है और रिस्टोर करना है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी सारे हैं, इकोसिस्टम्स हैं। अब इन पारिस्थितिकी तंत्र में से कुछ पारिस्थितिकी तंत्र तो क्या है, ठीक है, और कुछ क्या हो गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं। क्या हो गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं। अब जो ठीक है, इनको हमें क्या करना है, इनको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, क्या हो गए हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि पर्यावरण के इन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और इनको संरक्षित करने में मदद करते हैं, इनकी तरफ काम करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारी जो स्लोप्स हैं, जो पहाड़ों की क्या है, पहाड़ों से हमको अगर माइनिंग करनी है, तो माइन करने के लिए या उनके अंदर से खनिज पदार्थ निकालने के लिए विस्फोट किया जाता है और उसमें से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब यहाँ पर विस्फोट हुआ तो ये जो स्लोप्स है ना, ये थोड़ी सी अस्थिर हो जाती हैं और यहाँ पर भूस्खलन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इन स्लोप्स के ऊपर वेजिटेशन कर दें, या हम क्या कर दें, या फिर हम यहाँ पर फॉरेस्टेशन कर दें, पेड़ उगा दें, तो इससे क्या होगा, जो वेजिटेशन और पेड़ों की जो जड़ें होंगी, वो यहाँ पर जो ये मिट्टी का कटाव हो रहा है या जो मिट्टी फिसलने वाली है, इस मिट्टी को पकड़ लेते हैं और भूस्खलन जैसे जो चांसेस हैं उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो वन और वनस्पति है, ढलानों को स्थिर करने में मदद करते हैं और भूस्खलन के जोखिम को कम करते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर हमने जंगल काट दिए या फिर हमने जो हमारी वेटलैंड्स है उनको बचा के नहीं रखा, आर्द्र भूमियों को बचा के नहीं रखा, तो इस वजह से बाढ़ आ गई। तो हमें क्या करना है, हमारे वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्ट करना है, आर्द्र भूमियों को भी आर्द्र भूमियों को भी क्या करना है, बचाना है, संरक्षित करना है, क्योंकि ये बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। बात समझ में आ रही है। साथ ही में हमें क्या करना है, पेड़ों को काटना रोकना है और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन को कम करना है। किसको कम करना है, डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है। उस जगह पे जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, वहाँ पे नए पौधे लगाने हैं, पौधारोपण करना है और नए फॉरेस्ट कवर बनाने हैं, यानी कि अफॉरेस्टेशन करना है। इन सब से क्या होगा, पेड़ लगाने से क्या होएगा, पेड़ लगाने से बहुत सारी चीजें होंगी। हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित हो जाएगा। कैसे, देखो, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, पानी बढ़ेगा, साथ ही में जो हवा की गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी जो है, वो क्या होएगी, सही हो जाएगी। हमारा जो सॉइल हेल्थ है वो बढ़ेगा, सॉइल इरोजन रुकेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा और हमारे पास में जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही थी वो भी कंट्रोल होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये सारे फायदे हमारे को कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेस्ट से आ रहे हैं। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएंगे, हमारे कितने सारे जो जानवरों की जातियां हैं वो विलुप्त होने से बच जाएंगी, कितने सारे जो हमारे महत्वपूर्ण आवास हैं, क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं, वो बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यही सब करने से, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने से और संरक्षित करने से हमारा पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हम बदलते हुए क्लाइमेट के साथ चेंज करें। आज तो हमने आदतों में बदलाव लाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो पुराने वक्त में, पिछले वक्त में हमने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसके असर तो आ ही रहे हैं। आज हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, बाढ़ आने की स्थिति हो ही रही है। तो इन सब से कैसे निपटारा किया जाए, इन सब से कैसे फाइट करी जाए, इन सब से कैसे अडेप्ट किया जाए,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप कहोगे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी तो चलाना ही पड़ेगा, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गीज़र और हीटर चलाना ही पड़ेगा, उसके बिना हम कैसे कर सकते हैं, ठंड में गर्म पानी से तो नहाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए कैसे अडेप्ट किया जाए, तो यहाँ पर जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था जून 2008 में। और ये जो NAPCC है, ये NAPCC हमारे उन सभी पहलुओं पर काम करता है जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। साथ ही में ये इन्वायरमेंट के अलग अलग क्षेत्रों पर काम करता है, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर काम करता है, चाहे आप पानी की बात करें, आप एनर्जी की बात करें, आप हैबिटेट्स की बात करें, हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें, इन सभी के बारे में ये NAPCC बात करता है। ये जो NAPCC है, इसके अंतर्गत 8 मिशन आते हैं। क्या आते हैं? 8 मिशन आते हैं, और ये 8 मिशन हमारे पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे जब हम हमारे पर्यावरण की या ग्रीन इकोनॉमी की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे NAPCC के बारे में। तो ये जो NAPCC है, ये क्या करता है? एड्रेस करता है इश्यूज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस emission and also adaptation to adverse impacts of climate change। जो भी जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, वनों से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, हैबिटेट्स आवासों से रिलेटेड संबंधित, और वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, हमारे पानी के संसाधनों से, जल संसाधनों से संबंधित, साथ ही में हमारी जो कृषि है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो ये ग्रीन जॉब्स के बारे में पढ़ा, हमने ग्रीन जॉब्स के बारे में पढ़ा, आज हमने उसके फ़ायदों के बारे में बात करी, बेनिफिट्स के बारे में बात करी, क्यों ज़रूरी है ग्रीन जॉब्स, इन सब के बारे में बात करी। अब जब ग्रीन जॉब्स के इतने फ़ायदे हैं, इतनी ज़रूरतें हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इंडिया ने, भारत ने भी काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स उठाए हैं जिनसे हम सस्टेनेबिलिटी को, स्थायी विकास को सुनिश्चित कर सकें, नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही में ऊर्जा का कुशल खपत भी हम सुनिश्चित कर सकें। इसी के चलते हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या सोचा जा रहा है? फेम इंडिया फेज, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। फेम इंडिया को रन किया जा रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही में इनसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बन सके, यानी कि ग्रीन जॉब्स बन सके। तो ट्रांसपोर्ट का इंडिया में क्या मकसद है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर सकें व्हीकल से, और साथ ही में हम क्या कर सकें, हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सकें। यहीं अगर हम पावर की बात करते हैं, तो दीव जो है वो पूरी तरह 100% सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो चुका है, और ये हमारे सभी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथ ही में भारत ने, अगर कहीं भी किसी भी राज्य में बिजली अगर जनरेट हो रही है, उत्पादन हो रहा है, सौर ऊर्जा जनरेट हो रही है या फिर पवन ऊर्जा जनरेट हो रही है, तो उसको ट्रांसमिट करने पर किसी भी प्रकार का जो शुल्क होता था उसको वेव ऑफ कर दिया है, उसको हटा दिया है। बात समझ में आ रही है? और इस ऊर्जा को अगर आपको किसी दूसरे राज्य को वितरित करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उस पे लगे हुए किसी भी प्रकार के शुल्क को भी क्या कर दिया है? वेव ऑफ कर दिया है। साथ ही में अगर इंडिया में कोई रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोजेक्ट चल रहा है और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है,
तो उस पर भी क्या हो गया है, किसी भी प्रकार की परमिशन सरकार से नहीं लेने पड़ेगी और वो जो फॉरेन निवेशक है वो अपना 100% कैपिटल हमारे इंडिया के, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में? प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी एज एनर्जी सोर्सेज फॉर पावर जनरेशन। बात समझ में आ रही है? साथ ही में अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो धीरे धीरे हमारे भारत में हरित निर्माण को अपनाया जा रहा है। हरित निर्माण को कैसे अपनाया जाएगा कि जितना भी बिल्डिंग मटेरियल यूज हो वो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल हो। कैसा बिल्डिंग मटेरियल हो? ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। अब ये जो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है ये कैसा होना चाहिए? ये लोकली होना चाहिए, स्थानीय जगह पे ही उपलब्ध होना चाहिए, लोकली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बच सके। तो एनेबल कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। साथ ही में यहाँ पर ये जो मेक इन इंडिया है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी रहे हैं। कैसे बेनिफिट रहे हैं? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट भारत में बनाते हैं तो और अगर उसको कहीं देश के बाहर चाहिए, किसी भी इंसान को या कंपनी को, एजेंसी को हमारा प्रोडक्ट अगर देश के बाहर चाहिए तो वो हमारे देश में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो निवेश को सुविधाजनक बनाया गया मेक इन इंडिया से। साथ ही में इनोवेशन हुआ। जितनी ज़्यादा हम नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? तेज़ी से नवाचार सुनिश्चित होगा। हम क्या होंगे? धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। अब जब लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करेंगे तो उनका कौशल विकास होएगा। क्या होएगा? स्किल डेवलपमेंट होएगा। और साथ ही में हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका भी क्या होगा? उनकी भी रक्षा होगी। और जब हमारे इंडिया में ही सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो श्रेणी में सर्वोत्तम विनिर्माण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, गुणवत्ता का स्तर बढ़ता जाएगा। तो ये थे हमारे ग्रीन जॉब्स के फायदे, बेनिफिट्स, उनकी ज़रूरतें और साथ ही में इंडिया में कितना स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हरित नौकरियों का, और साथ ही में इंडिया इन हरित नौकरियों के जरिए अग्रसर होती जा रही है एक हरित अर्थव्यवस्था के तरफ। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।